लास्ट क्लास में हमने प्री स्ट्रेस कंक्रीट खत्म किया था। एक छोटा पार्ट मैंने कहा था टू वे स्लैब का थोड़ा रिकमेंडेशन हमें देखना है। क्वेश्चंस डायरेक्टली उसके ऊपर नहीं रहेंगे बट थोड़ा प्रोसीजर डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। सो हेडिंग में लिख देना टू वे स्लैब, टू वे स्लैब। टू-वे स्लैब करना डाउन। पहला तो पॉइंट हो गया लिखना, इफ Ly by Lx इज लेस देन 2, if Ly by Lx is less than 2, the slab is classified as two-way. Slabs are defined as two-way. अब two-way slab में हमारे पास केस क्या होता है कि लेट से कि हमारे पास ये जो स्लैब है यहाँ पे चारों तरफ इधर वॉल पे मान लो रखा हुआ है इस तरह से, तो ये एक सिंपली सपोर्टेड कंडीशन हो गया। बाकी हमारे पास हो सकता है कि स्लैब जैसे इस तरह का हो, हमारे पास बीम्स हो ऐसे, slabs हो ऐसे लाइक दिस। नाउ दिस केस एंड दिस केस इज डिफरेंट बिकॉज इन दीज केसेस देयर आर दीज लाइंस दैट वी हैव ड्रॉन आर बीम्स। और मान लो ये स्लैब है, अब यहां पे ये स्लैब जो है इधर 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 और इधर चारों तरफ कंटिन्यूअस है, ठीक है। जबकि यहां पे इस वाले केस में देखेंगे तो हमारे पास एक साइड में इस साइड में ये सिंपली सपोर्टेड है मान लो, और इस साइड में इस साइड में इस साइड में कंटिन्यूअस। इस तरह का यहां पे अगर देखेंगे तो हमारे पास ये स्लैब देखेंगे तो इसमें इधर कंटिन्यूअस है, इधर कंटिन्यूअस है, इस साइड में डिसकंटिन्यूअस है। तो इस तरह से इस तरह के अरेंजमेंट में हमारे पास लगभग 9 अरेंजमेंट होते हैं स्लैब के, ठीक है। जैसे इस केस में एक टाइप हुआ जिसमें चारों एज पे कंटिन्यूअस हो गया। इस केस में हमारे पास ऐसा हुआ कि 2 एज पे डिसकंटिन्यूअस है, बाकी 2 पे कंटिन्यूअस है। उसी तरह से इस केस में हो सकता है कि हमारे पास एक पे डिसकंटिन्यूअस है और बाकी 3 पे कंटिन्यूअस है। इसमें 2 केस हो सकता है इस वाले में। जैसे मान लो कि अगर मान लो ये छोटी, ये 2 मीटर है और ये 3 मीटर है, तो हम ये कह देंगे इसमें कि जो लॉन्गर लेंथ है वो डिसकंटिन्यूअस है और शॉर्टर लेंथ सब कंटिन्यूअस। दूसरा ये हो सकता है कि ये 2 मीटर हो जाए, ये 3 मीटर हो जाए। उसमें क्या हुआ, छोटा लेंथ डिसकंटिन्यूअस है और बड़ा लेंथ कंटिन्यूअस है। इस तरह से हमारे पास पॉसिबल टोटल 9 कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है, टू वे स्लैब्स के। उन 9 कॉम्बिनेशंस के लिए हमारे पास मोमेंट कॉफिशिएंट्स दिए हुए होते हैं और उसके लिए जो मोमेंट कॉफिशिएंट है उसके बेसिस पे मोमेंट्स निकालेंगे, सपोर्ट पे मोमेंट्स निकालेंगे, बाकी इस एज पे, इस एज पे, इस एज पे सारे मोमेंट्स निकाल करके उन मोमेंट्स के लिए हम लोग डिजाइनिंग कर दिया करेंगे। तो वो मोमेंट सिंपली क्या करना है, मोमेंट के कॉफिशिएंट से निकालना है और उसके लिए डिजाइनिंग करनी है, दैट्स इट। जैसे मोमेंट पता चल गया तो तुम्हें डायरेक्टली ये करना है कि मोमेंट बराबर 0.87 Fy into AST d minus Fy into AST by FCK into B, यहां से AST कैलकुलेट कर लेंगे और वो AST प्रोवाइड कर देंगे। बात केवल क्या रह गई कि वो मोमेंट कॉफिशिएंट्स कहां से आएंगे। तो मोमेंट कॉफिशिएंट्स जो होते हैं हमारे पास कोड में दिए होते हैं, उनके बेसिस पे डिपेंडिंग अपॉन Ly by Lx रेशियो हम लोग मोमेंट कॉफिशिएंट की वैल्यू निकालते हैं और उसके लिए डिजाइनिंग करते हैं। उसमें से एक ये केस है जिसमें कि चारों एज पे तुम्हारे पास ये सिंपली सपोर्टेड कंडीशंस है, तो इसको हम अलग से डिस्कस करते हैं और बाकी इसके लिए अलग मोमेंट कॉफिशिएंट्स दिए होते हैं। इसके लिए हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करके इसका भी कॉफिशिएंट्स दिया हुआ होता है, क्योंकि इस केस में बेंडिंग इधर भी होगा इधर भी होगा,
तो इसलिए मोमेंट किस साइड में कितना जाएगा उसके लिए भी कॉफिशिएंट्स दिए होते हैं और मोमेंट कॉफिशिएंट से मोमेंट निकाल करके इसमें रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया करते हैं। इसमें से अब दो केसेस आते हैं, जैसे ये मान लो चारों जगह पे सपोर्टेड है और यहाँ पे जो कॉर्नर्स है, जैसे मान लो ऐसे चारों दीवार है और ये स्लैब रखा है, बीच में मान लो लोड लगाओ, तो क्या होगा, कॉर्नर्स क्या होगा, ऐसे लिफ्ट होंगे, इस साइड में भी कॉर्नर्स ऐसे लिफ्ट होंगे, तो ये जो बेंड होगा ऐसे और ऐसे बेंड होगा, उसके कारण कॉर्नर्स जो होंगे लिफ्ट होने के चांस होंगे। अगर कॉर्नर लिफ्ट होने के चांस होते हैं और हम उसको लिफ्ट होने देते हैं तब तो हम उसको कॉर्नर पे कोई रिइंफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर कॉर्नर के लिफ्ट होने के चांस है और तुम उसको होल्ड करके रखते हो नीचे, ठीक है, तो जब होल्ड करके लिखते हैं तो वहां पे कॉर्नर्स पे एडिशनल रिइंफोर्समेंट डालते हैं, उनको हम कहते हैं टॉर्सनल रिइंफोर्समेंट। ठीक है, सो टॉर्सनल रिइंफोर्समेंट एडिशनली जो मोमेंट के लिए मोमेंट्स के लिए जो रिइंफोर्समेंट चाहिए उसके अलावे टॉर्सनल रिइंफोर्समेंट्स हम प्रोवाइड किया करते हैं तब जब कॉर्नर को लिफ्ट करने से प्रिवेंट किया जाए तब। और अगर कॉर्नर को लिफ्ट करने से प्रिवेंट ना किया जाए तो वहां पे फिर टॉर्सनल मोमेंट जनरेट नहीं होता कॉर्नर पे और तब हम यहां पे रिइंफोर्समेंट अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, सो एक एडिशनल जो क्राइटेरिया होगा इसमें वो होगा कॉर्नर पे कितना रिइंफोर्समेंट डाला जाएगा उसके लिए। बाकी प्रोसीजर सिंपल है, सिंपली मोमेंट कोफिशिएंट से हम लोग मोमेंट्स निकालेंगे, उसके लिए रिइंफोर्समेंट डिजाइन कर देंगे, फिर शियर के लिए चेक कर देंगे, डिफ्लेक्शन के लिए चेक कर देंगे, दैट इज द क्राइटेरिया। और बाकी जो डेवलपमेंट लेंथ का है उसके लिए हम ये कर सकते हैं, सिंपली एक टिपिकल रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग अडॉप्ट कर लेंगे और उसके मुताबिक रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे। ये ज्यूम कर लेंगे कि अगर वैसा डिटेलिंग प्रोवाइड कर दिया तो हमारे पास स्लैब में जो डेवलपमेंट लेंथ क्राइटेरिया है या कर्टेलमेंट क्राइटेरिया है वो सारा क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाएगा अगर मैं टिपिकल रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग अडॉप्ट कर लेता हूं तो। लॉजिक क्लियर होगा सबको ये पॉइंट। सो टू वे स्लैब्स के डिजाइन में कोई खास बात नहीं है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें मोमेंट एंड शियर मोमेंट कोफिशिएंट की वैल्यू चाहिए। शियर कैसे निकालते हैं दैट वी विल डिस्कस। बात समझ में आ गई सबको। तो अल्टीमेटली दो केसेस होंगे, एक होगा सिंपली सपोर्टेड वाला केस, एक होगा कंटिन्यूअस वाला केस। कंटिन्यूअस वाले केस में 9 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे। उन 9 के लिए तुम्हारे पास कोड ने मोमेंट कोफिशिएंट की वैल्यू दे रखी है और सिंपली सपोर्टेड के लिए भी मोमेंट कोफिशिएंट कोड ने दे रखा है। ठीक है, और रिकमेंडेशन है क्या बोला मैंने, कॉर्नर पे इस पे ऑब्जेक्टिव भी पूछेंगे कि अगर कॉर्नर लिफ्ट हो जाता है तो क्या टॉर्सनल रिइंफोर्समेंट देने की जरूरत है, नहीं। लेकिन अगर कॉर्नर को हेल्ड करेंगे डाउन एंड लिफ्ट अप नहीं होने देंगे तो कॉर्नर्स पे टॉर्सनल मोमेंट डेवलप होता है, उसके लिए एडिशनल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया करें। सो इसमें लिखना, in case the corners can lift up, in case the corners can lift up, in case the corners can lift up from the support, as in case of slab simply resting on, as in case of slab simply resting on brick walls, slab simply resting on brick walls, comma, we do not require the provision for torsional reinforcement. We do not require the provision for torsional reinforcement. However, if the corners are held down, or prevented from lifting, we
provide for torsional reinforcement. ठीक है, इतना in case of simply supported slabs, the moment coefficients are given, and using that design bending moment is calculated. मान लो कि हमारे पास ऐसा एक सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, ऐसे ये चारों तरफ सपोर्टेड है, सिंपली सपोर्टेड है। ये तुम्हारे पास LX हो गया, ये तुम्हारे पास LY हो गया। LX हम लोग कहते हैं हमेशा क्या, LX इज इक्वल टू शॉर्टर स्पैन, LY हमारे पास होता है लॉन्गर स्पैन। तुम ऑलरेडी जानते हो कि हम लोग इस केस में LX और LY में इफेक्टिव स्पैन्स यूज किया करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास इफेक्टिव शॉर्टर स्पैन्स है और इफेक्टिव लॉन्गर स्पैन्स है। अब यहां जो मोमेंट कॉफिशिएंट्स दिए हुए हैं, ये अल्फा X है, ये अल्फा Y है। ध्यान देने की बात यह है कि दोनों के केस में L जो लिया हुआ है वो शॉर्टर स्पैन का लिया हुआ है। ठीक है, दोनों केस में अल्फा क्या लिया हुआ है, L क्या लिया हुआ है, शॉर्टर स्पैन का लिया हुआ है। अब ये कॉफिशिएंट्स LX और LY दिए होंगे तुम्हारे पास, W तुम्हारे पास इसके ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग होगा वो होगा, वहां से हम MX और MY निकाल लेंगे। अब जैसे मान लो ये चीज ऐसे बेंड करेगा और यहां पे ये चीज ऐसे बेंड करेगा। ठीक है, अब जब ये LX ऐसा बेंड करता है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस केस में हम लोग अगर ऐसा माने, ऐसा स्लैब को मान ले, ये सिंपली सपोर्टेड मान ले, ऐसा मान ले सिंपली सपोर्टेड, तो जो मोमेंट्स जिसके लिए डिजाइनिंग की जाएगी, ये मोमेंट जो है, ये मोमेंट हमारे पास MX हो जाएगा। ठीक है, और इस MX मोमेंट के लिए रिइंफोर्समेंट किधर डलेगा, MX मोमेंट के लिए रिइंफोर्समेंट, ये ऐसा बेंड कर रहा है तो ये ऐसे डलेगा। ठीक है, ये हो गया रिइंफोर्समेंट फॉर LX, रिइंफोर्समेंट फॉर शॉर्टर स्पैन, मान लो फॉर शॉर्टर स्पैन, दिस इज द रिइंफोर्समेंट फॉर शॉर्टर स्पैन। और LY क्या हो गया तुम्हारे पास, अब ये डिस्टेंस मान लो, मैं ऐसा मान लेता हूं, यहां पे ये स्लैब हो गया और ये हमारे पास ये LY है, यहां पे ये वाला क्या था, ये हमारे पास LX था। अब इसके लिए जो ये मोमेंट आएगा, ये मोमेंट लेगा MY, और इसका जो रिइंफोर्समेंट डलेगा, ये तो ऐसे बेंडिंग हो रहा है, रिइंफोर्समेंट हमारे पास ऐसे डालेंगे, ये हो गया रिइंफोर्समेंट फॉर लॉन्गर स्पैन, दिस इज द रिइंफोर्समेंट फॉर लॉन्गर स्पैन। MX मिल गया है तो रिइंफोर्समेंट कैसे डलेगा, कैसे निकालोगे रिइंफोर्समेंट, ये हो जाएगा तुम्हारे पास, इसको क्या लिख दे, 0.87 FY इंटू ASTX D माइनस FY इंटू ASTX
by FCK multiplied by B. Obviously I'll work on unit width, so it is 1000 mm. और D जो है तुम्हारे पास वो जनरली हम लिख लेंगे dx. dx का मतलब ये है कि अगर हम डालेंगे मान लो रिइंफोर्समेंट, एक लोअर लेयर में डालेंगे, एक अपर लेयर में डालेंगे, जनरली हमारे पास शॉर्टर स्पैन का मोमेंट जनरली ज्यादा होता है और इसीलिए हमारे पास जो dx होगा वो लोअर लेयर्स के लिए मुताबिक होगा। जैसे अगर कहीं पे हम देखेंगे, जैसे ये हमारे पास कोई स्लैब होगा, मान लो कि तुमने रिइंफोर्समेंट क्रॉस सेक्शन ऐसे दिखा दिया, ऐसा रिइंफोर्समेंट डलेगा और एक रिइंफोर्समेंट तुम्हारे पास ऐसा डलेगा, ठीक है। तो अब ये जो रिइंफोर्समेंट होगा ये हमारे पास नीचे वाला डाला जाएगा, ये होगा dx, ठीक है। ये रिइंफोर्समेंट फॉर क्या होगा, फॉर किसके लिए, शॉर्टर स्पैन के लिए होगा। ये रिइंफोर्समेंट शॉर्टर स्पैन के लिए होगा और यहां का जो dy होगा इसका, ये चीज हो जाएगा क्या तुम्हारा dy। ये लॉन्गर स्पैन के लिए क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं मैं, दिस इज अ क्रॉस सेक्शन। कहीं पे काटेंगे तो शॉर्टर स्पैन के डायरेक्शन में जो रिइंफोर्समेंट अंदर डलेगा दैट वुड बी dx और हमारे पास लॉन्गर स्पैन में dy डलेगा। अब यहां पे अगर इक्वेशन लिखना होगा तो मैं यहां क्या लिखूंगा, 0.87 fy ASTY का मतलब हुआ y डायरेक्शन में, मतलब लॉन्गर डायरेक्शन में, dy माइनस fy इंटू ASTY divided by FCK multiplied by B. B again here is equal to 1000 mm. सिंपल है, ठीक है। That is the way you calculate the values. ये जब मैं लिखता हूं रिइंफोर्समेंट फॉर शॉर्टर स्पैन का मतलब क्या है, AST X, और ये रिइंफोर्समेंट फॉर लॉन्गर स्पैन दैट इज AST Y, AST X and AST Y. ओके, कोड ने जो ये अल्फा एक्स अल्फा वाई की वैल्यू दी है, ये दी है ऑन द बेसिस ऑफ LY बाय LX रेशियो। LY बाय LX रेशियो के लिए बेसिस पे हमारे पास, क्योंकि देखो अब जैसे जैसे LY बाय LX जो है 2 की तरफ जाएगा, 2 की तरफ, मान लो शुरू में LY अपॉन LX 1 है, 2A एक्शन है, अब तुम्हारे पास LY बढ़ने लगता है, बढ़ते बढ़ते अगर ऐसा हो जाए, इतना बढ़ जाए LY कि LY अपॉन LX जो है 2 से बड़ा हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, वन वे कंडीशन होगा। और वन वे कंडीशन में मोमेंट जो है, एक्चुअली में डिजाइनिंग हम किसके लिए करते हैं, शॉर्टर स्पैन के लिए करते हैं। तो शॉर्टर स्पैन के लिए डिजाइनिंग करेंगे, इसका मतलब mx की जो वैल्यू होगी वो बढ़ने लगेगी, mx की वैल्यू क्या होगी, बढ़ने लगेगी, my की वैल्यू क्या होगी, कम होने लगेगी। तो जैसे जैसे हम लोग LY बाय LX इक्वल टू 2 की तरफ प्रोसीड करेंगे, शॉर्टर स्पैन का मोमेंट बढ़ने लगेगा, लॉन्गर स्पैन का मोमेंट कम होने लगेगा। इसीलिए ये जो LX और अल्फा एक्स और अल्फा वाई दिया हुआ होगा, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कि हमारा LY बाय LX वैल्यू क्या है, ठीक है। अगर हमारे पास LY बाय LX ग्रेटर देन 2 है तो हम इस केस में तो my भूल ही जाएंगे और डायरेक्टली डिजाइनिंग करेंगे किसके लिए, mx के लिए करेंगे। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सो नोट में पॉइंट डालेंगे दैट, नोट में पॉइंट डालेंगे दैट द वैल्यूज ऑफ मोमेंट कोफिशिएंट अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई, वैल्यूज ऑफ मोमेंट कोफिशिएंट अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई, alpha x and alpha y will depend upon LY by LX ratio, will depend upon LY by LX ratio,
will depend upon Ly by Lx ratio. Ly by Lx ratio. ठीक है। फिर इसमें रेनफोर्समेंट के लिए डिटेलिंग का क्राइटेरिया है, वो लिखना एटलीस्ट 50% ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट, एटलीस्ट 50% ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट, एटलीस्ट 50% ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट provided at midspan, at least 50% of tension reinforcement provided at midspan should extend to the support, should extend to the support, should extend to the support का मतलब हो गया, देखो अगर ये reinforcement हम डाल रहे हैं ऐसे शॉर्टर स्पैन के डायरेक्शन में मान लो, तो अब मिड स्पैन मोमेंट जो भी हमारे पास आएगा, वो मिड स्पैन जो भी कोफिशिएंट्स दिए होते हैं, ये मिड स्पैन मोमेंट के लिए दिए होते हैं, ठीक है, मतलब मैक्सिमम मोमेंट के लिए दिए होते हैं, जिसके लिए हम डिजाइनिंग करेंगे। तो एजेस पे जब जाएंगे तो हम लोग कुछ रिइंफोर्समेंट काट सकते हैं, तो काटेंगे तो कितना, कहता है कम से कम कितना जाना चाहिए, 50% सपोर्ट तक जाना चाहिए। मतलब अगर ये यहाँ पे ASTX है, तो ये वैल्यू यहाँ पे ASTX इंटू 0.5 होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 50% जो है वो सपोर्ट तक जाना चाहिए, पहला रिकमेंडेशन हो गया। उसके बाद लिखना द रिमेनिंग 50% शुड एक्सटेंड, remaining 50% should extend to within, remaining 50% should extend to within 0.1 LX, 0.1 LX or 0.1 LY, 0.1 LX or 0.1 LY of the support, of the support as the case may be, 0.1 LX or 0.1 LY as the case may be। मतलब ये देखो, ये जो तुमने काटा 50%, ये 50% इस फेस ऑफ सपोर्ट से, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहां से लेस देन इक्वल टू 0.1 LX होगा। मतलब सपोर्ट के पास जाएगा, लेकिन 0.1 LX से पहले नहीं काट दोगे, 0.1 LX तक लेके आओगे और तब काट सकते हैं। सो इसलिए ये हो गया 0.1 LX तक आएगा। LY डायरेक्शन में यही चीज क्या हो जाएगी, 0.1 LY। एवरीबडी गॉट इट? दैट इज द डिटेलिंग दैट वी हैव टू अडॉप्ट। वैसे नॉर्मली तो इस केस में हमारे पास सिंपली सपोर्टेड कंडीशंस है, टॉप पे रिइंफोर्समेंट स्लैब में नहीं डालेगा, लेकिन हमने कहा था कि कॉर्नर्स पे, एजेस पे फिक्सिटी होती है, जैसे दीवार पे रखा हुआ है मान लो, तो एज पे हमारे पास फिक्सिटी रहती है, ऊपर से कुछ दीवार पैरापेट या कुछ इस तरह का होता है, तो उसके कारण ऊपर में नेगेटिव मोमेंट थोड़े से आ सकते हैं। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, उसी तरह से जितना तुम लगभग मिड स्पैन का मोमेंट ASTX डालते हो, ये ऊपर या तो यहां से बेंट अप कर ले 50% और ऊपर चले जाए 50%, या फिर एडिशनल रिइंफोर्समेंट 50% ऑफ AST एट द एजेस प्रोवाइड कर देंगे। मतलब अगर मैं इसको ऐसा देखूं कि ये हमारे पास सपोर्ट है, ये मान लो स्लैब है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ऐसा। अब ये रिइंफोर्समेंट है तुम्हारे पास ऐसा, मैंने कहा कि ये हमारे पास है ASTX, ये तुम्हारे पास स्पैन है इस डायरेक्शन में LX, और यहां से मैंने कहा 50% काटो, और ये मैंने कहा था ये ले लेंगे हम लोग 0.5 ASTX, और ये जो डिस्टेंस है फेस ऑफ सपोर्ट से 0.1 LX से कम होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0.1 LX। इस साइड में भी तुम्हारे पास लेस देन इक्वल टू 0.1 LX। फिर मैंने कहा कि नॉर्मली हम लोग ऊपर में रिइंफोर्समेंट लगभग दे सकते हैं जस्ट फॉर द फिक्सिटी एट द एज,
and this is generally taken as again 0.5 ASTX. ठीक है, this is also taken as 0.5 ASTX. ओके, और ये उसके अलावा रिइंफोर्समेंट ये वाला तो होगा ही। ये रिइंफोर्समेंट क्या होता है, ASTY होता है क्या इस केस में? हमारे पास ये जो रिइंफोर्समेंट है यहां पे, दैट इज ASTY, लॉन्गर डायरेक्शन वाला। ओके, दैट इज द रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग यू आर गोइंग टू अडॉप्ट। या तो हम बेंट अप कर ले ऊपर 50% को, या तो फिर हम लोग इसको यहीं से एडिशनल रिइंफोर्समेंट डाल दें। ठीक है, दैट इज योर क्राइटेरिया। जो भी हम लोग उस समय डिस्कस किया था क्राइटेरिया कॉर्नर वाले के लिए, सेम एडॉप्ट कर लेंगे इस केस में। ठीक है, ये हो गया। इस तरह से तुम्हें डिजाइन फॉर बेंडिंग हो जाएगा। यही काम हम उस डायरेक्शन में भी करेंगे, किसमें, लॉन्गर डायरेक्शन में भी कर लेंगे यही काम। उसके बाद नेक्स्ट होगा डिजाइन फॉर शियर। डिजाइन फॉर शियर, वो डिस्कस करेंगे अभी, वो अभी नहीं कर रहे हैं। अभी तो खाली सिंपली सपोर्टेड वाला केस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद डिजाइन फॉर शियर में हम लोग करते क्या है, जैसे मान लो कि ये हमारे पास स्लैब है, यहां पे ये हमारे पास इधर सपोर्टेड था। इस केस में जो हमारे पास लोड का डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, हम लोग ऐसा लेते हैं, यहां से 45 डिग्री एंगल पे चलते हैं, ऐसा, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्रीज, ये 45 डिग्री, ऐसे मानते हैं। और इस साइड में जो लोड ट्रांसफर होता है, ये ट्रायंगुलर लोड ट्रांसफर होता है इस साइड में। इस साइड में जो लोड ट्रांसफर होता है वो ऐसा ट्रांसफर होता है। अब हम लोग जब शियर निकालते हैं तो मैक्सिमम शियर निकालने के लिए इस साइड से हम लोग मान लो यहां पे ले लिया ये वैल्यू ऐसा। अब ये देख लो कि हमारे पास अगर ये LX है डिस्टेंस, तो ये आधा डिस्टेंस हो गया LX/2। ठीक है, ये हो गया आधा डिस्टेंस LX/2। LX/2 हुआ तो ये भी लेंथ क्या होगा तुम्हारे पास, LX/2। अब LX/2 हो गया तो हमारे पास इस एरिया पे कितना लोड लगेगा, अगर वो देखेंगे तो मान लो W हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय LX/2। अगर थोड़ा विड्थ लिया 1 मीटर का तो W इंटू 1 इंटू LX/2 ऐसा ले लेंगे। और इसी को हम लोग ले लेंगे शियर फोर्स। अग्रीड, इसी पे हमारे पास जो इस पे जितना लोड आएगा उसको हम लोग शियर फोर्स ले लेंगे फॉर 1 मीटर विड्थ। ठीक है, सो दैट इज जस्ट द वे वी कैलकुलेट द शियर। और इसी शियर के लिए डिजाइन करेंगे बोथ फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट डायरेक्शन। अब चूंकि ये यहां पे हो गया तो ये डिस्टेंस भी हमारे पास क्या होगा, ये भी 1 मीटर का लेंगे तो ये हाइट भी तुम्हारे पास LX/2 होगा। तो फिर इस डायरेक्शन में भी हम लोग ले लेते हैं WU इंटू LX/2। दैट इज द वे यू कैलकुलेट द शियर फोर्स। तो इस तरह से अगर भूल भी जाओ, डायरेक्टली सिंपली ये समझो कि अगर मुझे कैलकुलेट करना होता जैसे शॉर्टर स्पैन के मुताबिक मैं कैलकुलेट कर लेता, शॉर्टर स्पैन के मुताबिक कैलकुलेट करता तो मैक्सिमम शियर फोर्स क्या होता। जैसे इस डायरेक्शन में देखते हैं, ये सिंपली सपोर्टेड है मान लो ऐसे, और यहां पे कुछ तुम्हारे पास UDLW लग रहा है। अब ये डिस्टेंस हमारे पास LX है तो यहां पे रिएक्शंस कितना होता, 1 मीटर का विड्थ लेते हैं तो W इंटू LX बाई क्या होता, 2, वही तुम्हारे पास शियर होता। तो तुम उसको ऐसे सोच लो, जरूरी नहीं है कि हम इस तरह का लोड डिस्ट्रीब्यूशन मान के सोचेंगे, हम डायरेक्टली कहेंगे शॉर्टर स्पैन के मुताबिक तुम शियर कैलकुलेट करो मैक्सिमम। अब चूंकि ये सिंपली सपोर्टेड रीजन है तो इसलिए हम लोग ये कर देते हैं कि सपोर्ट से D डिस्टेंस आगे हम लोग कैलकुलेशन किया करते हैं, क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर लेते हैं। बट अगर हम उसको अवॉइड करें, छोड़ दें,
अगर मान लो क्रिटिकल सेक्शन लेना होता तो कहां लेते? सपोर्ट से, फेस ऑफ सपोर्ट से कितनी दूरी पे? डी डिस्टेंस आगे, तो फिर डी डिस्टेंस आगे, डी डिस्टेंस आगे इधर हटा दो, तो फिर उसके मुताबिक तुम कैलकुलेट करोगे। मतलब इस वाले पॉइंट पे इतने, जैसे हमने पहले किया था, यहां पे शेयर निकाल लेंगे, ठीक है ना, यहां पे शेयर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना? 0.5 सॉरी WLX/2 माइनस W इंटू डी। 1 मीटर का वेट लेंगे तो W इंटू डी इंटू 1 हो गया। तो ये हमारे पास होगा डिजाइन शेयर फोर्स, डिजाइन शेयर फोर्स। बट अगर मैं इस डी को हटा भी दो, मान लो इस डी को हटा भी दो, तो भी हम सेफर साइड में ही जाते हैं, और इसलिए जनरली हम लोग कोशिश करेंगे कि हम इसी के लिए डिजाइन कर लिया करें। एवरीबॉडी गॉट पॉइंट क्लियर? सो यू कैन राइट डाउन द डिजाइन शेयर फोर्स बोथ फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग डायरेक्शन, डिजाइन शेयर फोर्स both for short and long direction, design shear force both for short and long direction, design shear force both for short and long direction may be taken as W into Lx/2, W into Lx/2, W into Lx/2 for 1 meter width, for 1 meter width, ठीक है, 1 meter width। लिखना नोट में, the actual design shear force will be, the actual design shear force will be at a distance d from the face of support, actual design shear force will be at a distance d from the face of support, at a distance d from the face of support, which can be calculated as, लिखना WLX/2 minus WD, WLX/2 minus WD, ठीक है, एवरीबॉडी गॉट इट? ये है एक्चुअली में तुम्हारे पास जो किस साइड से कितना लोड ट्रांसफर होता है। जैसे यहां पे मान लो दीवार है, इधर से दीवार है, उसके ऊपर स्लैब रखा है मान लो, तो फिर इस वाले दीवार होते हुए जमीन में कितना लोड जाएगा, उसके लिए हम ये मानते हैं कि ये जो ट्रेपेजॉइडल पार्ट है, इतना लोड इस वाले दीवार से होते हुए जमीन में जाएगा, और ये जो ट्रायंगुलर लोडिंग है, इतना लोडिंग इधर वाले दीवार होते हुए जमीन के अंदर जाएगा। दैट इज द पॉइंट, ठीक है। सो अब मैंने कहा कि ये जो शेयर फोर्स लेंगे, दैट हम लेंगे बोथ फॉर शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग स्पैन, ठीक है। लिखना दिस डिजाइन शेयर फोर्स इज वैलिड फॉर both short and long span. This design shear force is valid for both short and long span. This design shear force is valid for both short and long span. Both short and long span. अब क्वेश्चन, हाँ बोलो क्या? नहीं, नॉर्मली तो तुम्हारे पास इस तरह का नहीं बनाते ना, इसमें तो पहले हम लोग बीम पे रेस्ट कराते हैं, उसके ऊपर से हम कॉलम डालते हैं, फिर कॉलम होता हुआ लोडिंग जाता है। तो उस केस में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे अगर ये दीवार के ऊपर डायरेक्टली रखा है, जो चांसेस कम रहते हैं, तो उस केस में क्या होता है, स्लैब से लोड होता हुआ डायरेक्टली कॉलम में चला जाता है, उसमें वॉल में चला जाता है। जबकि मान लो अगर ये बीम होता और इस कॉर्नर्स पे कॉलम होते, ठीक है, अगर ये स्लैब बीम पे रेस्ट होता और यहाँ पे कॉर्नर पे कॉलम्स होते, तो लोड इधर से तो आता इधर, और फिर लोड इधर जाता और इधर जाता, और तब कॉलम में ट्रांसफर होता। तो फिर इस लोडिंग के लिए ये वाला जो बीम होगा, उसकी डिजाइनिंग होगी फिर, ठीक है, उसके मुताबिक जैसे बीम पे इतना लोडिंग मान करके इस वाले बीम को डिजाइन कर देंगे और ट्रांसफर कर देंगे। सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि जैसे मान लो इसका आधा लोड, यहां से आधा का पूरा लोड ले लेते हैं इस साइड में, तो सेफर साइड में ही रहेंगे। जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, बीम के इस साइड का आधा लोड इधर वाला ट्रांसफर कर देते थे, उस साइड का आधा लोड उधर ट्रांसफर कर देते थे।
ये वाला पार्ट जो है इसको हम और एक्स्ट्रा लोड ले लेते थे, तो हम सेफर साइड में जाते हैं, इसलिए हम उस समय पे ऐसे नहीं कर रहे थे, ठीक है। बट इन रियलिटी द डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक दिस, ठीक है, एंड दिस मच ऑफ लोड गोज थ्रू द वॉल इनटू द ग्राउंड एट दिस पॉइंट एंड ओनली दिस ट्रायंगुलर पोर्शन ऑफ लोड गोज लाइक दैट। हाँ, स्लैब उठाओ क्यों होगा? लोड किधर लोड ट्रांसफर होता है, किस डायरेक्शन में लोड मूवमेंट होता है अधिक? शॉर्टर डायरेक्शन में अधिक मूवमेंट होता है लोड का, तो ये इधर और इधर जो जाएगा लोड वो इतना लोड जाएगा ट्रापेजॉइडल वाला। लॉन्गर डायरेक्शन में लोड ट्रांसफर कम होता है, तो वो कम दिख रहा है तुम्हें। ये तो लोड है कि कितना किधर जा रहा है, जैसे स्लैब है और हम उसके ऊपर लोड लगाएंगे तो उधर कितना जाएगा लोड, इधर कितना लोड आएगा, इधर कितना आएगा, इधर कितना आएगा, किस सपोर्ट से होता हुआ कितना लोड ग्राउंड में जाएगा, उसके लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन लिया जाता है, ठीक है। और इस केस में हम लोग, मैंने क्या कहा, इतना लोड जो होगा ट्रापेजॉइडल वाला इधर से होते हुए इस वॉल में अंदर जाएगा। मैंने कहा था मैक्सिमम लोड का चांस क्या होता है, कम डिस्टेंस ट्रैवल करके सपोर्ट में जाना, तो शॉर्टर स्पैन के थ्रू अधिक लोड नीचे जाता है, राइट नॉट। और इसलिए इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में अधिक लोड ट्रांसफर हो रहा है और इधर लोड ट्रांसफर कम हो रहा है। गॉट लॉजिक क्लियर? सो दैट इज व्हाट वी हैव टू जनरली एज्यूम। तो मैंने कहा शॉर्टर डायरेक्शन और लॉन्गर डायरेक्शन दोनों में शियर फोर्स हम लोग सेम ले लेंगे। जब पॉइंट ये है कि अगर तुम एग्जैक्टली डिजाइन वाला काम करोगे तो ये यहां पे जो डी लोगे, ये क्या लोगे, ये डी। अब जो डी हमारा छोटा होगा वो लोग ले लेंगे। छोटा लेने से क्या होगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो लॉन्गर वाला डी ले लोगे। उस केस में लॉन्गर स्पैन वाला डी छोटा होता है क्या, लॉन्गर स्पैन का डी छोटा होता है, उसको ले लेंगे। हमेशा सेफ गेम इसमें चलते रहेंगे। अगर कल को मैं टॉ वी अब निकालू, मान लो शियर के लिए चेक करना है, इफ आई वांट टू कैलकुलेट टॉ वी, दैट बिकम्स बी यू अपॉन बी डी। अब इसमें फिर डी कौन सा ले, डी कौन सा लोगे, सेफ रहने के लिए छोटा वाला लेना पड़ेगा। छोटा वाला लेना पड़ेगा मतलब क्या, लॉन्गर स्पैन का डी लोगे, डी वाई कर दोगे क्या इसको। और इस केस में हम लोग डी को क्या कर सकते हैं, डी वाई कर सकते हैं। एक्सेप्टेबल टू एवरीबॉडी, टू बी ऑन सेफर साइड वी कैन डू इट लाइक दिस। हाँ, कंप्लीट क्या लिफ्ट अप हो सकता है। अगर लिफ्ट अप हो सकता है तो फिर हम वहां पे कॉर्नर पे ट्विस्टिंग के चांसेस कम है, ठीक है। तो अपने ऐसे ही दीवार पर रखा है, ऐसे लोड लगाओ, कॉर्नर उठ जाएगा ऐसे। बीम पे सपोर्ट करोगे तो उसमें तो मान लो बीम उसको होल्ड करके रख सकता है। अगर बीम उसको लिफ्ट करने नहीं देगा तो फिर वहां पे रिइंफोर्समेंट डालना पड़ जाएगा हम, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट यहां पे है, टॉ वी निकाल लिया। उसका शियर में कैसे चेक करते हैं, फॉर सेफ्टी इन शियर टॉ वी शुड बी लेस देन के टॉ सी। ओके, फॉर सेफ्टी इन शियर टॉ वी शुड बी लेस देन के टॉ सी, टॉ वी शुड बी लेस देन के टॉ सी। ये टॉ सी निकालोगे कैसे, हाउ विल कैलकुलेट टॉ सी। टॉ सी के लिए परसेंटेज स्टील लेना पड़ेगा क्या, तो परसेंटेज स्टील किधर कम रहता है, लॉन्गर में है शॉर्टर में, लॉन्गर में कम रहेगा। तो लॉन्गर में कम रहेगा तो लॉन्गर वाला परसेंटेज स्टील निकाल के टॉ सी निकालेंगे, करेक्ट नॉट। सो यू कैन राइट ऑन दैट पॉइंट टू कैलकुलेट टॉ सी, to calculate tau c we require percentage steel, we require to calculate tau c we require percentage steel which will be calculated for the longer span, which will be calculated for the longer span,
क्या हाफ ऑफ? कौन सा हाफ? ऑब्वियसली अगर तुम कर्टेल कर रहे हो तो 50% के लिए करेंगे, क्योंकि एज रीजन नहीं तो हमारे पास मैक्सिमम होगा। सो विल बी कैलकुलेटेड फॉर लॉन्गर स्पैन। अब लॉन्गर स्पैन पे अगर सपोर्ट रीजन में बार कर्टेल किया हुआ है तो जो जितना बचा हुआ बार है वो कितना होगा? लगभग 50% होगा। उस 50% के लिए करेंगे। मतलब पॉइंट दैट यू अंडरस्टैंड, वो सारा कॉन्सेप्ट पुराना सेम है, केवल ये देखना है कि किस स्टील के लिए करेंगे। तो लॉन्गर स्पैन वाले स्टील के लिए करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, डिटेलिंग लगभग बताई दी मैंने कि कैसे हम रेनफोर्समेंट डिटेलिंग करेंगे, कितना परसेंट स्टील ले जाएंगे, कहां तक ले जाएंगे, दैट वी हैव ऑलरेडी गिवन, ठीक है। नेक्स्ट, टू चेक फॉर डिफ्लेक्शन, shorter span will be used. Check for deflection, shorter span will be used for calculating span by effective depth ratio. Shorter span will be used for calculating the span by effective depth ratio. ठीक है। फिर अगला पॉइंट लिखना, एक एडिशनल रिकमेंडेशन है यहां पे लिखना, फॉर टू वे स्लैब ऑफ शॉर्टर स्पैन, अप टू 3.5 मीटर, for two-way slabs of shorter span up to 3.5 meter with mild steel reinforcement, the span to overall depth ratio, given below may generally be assumed to satisfy vertical deflection limit for loading up to 3 kilonewton per square meter. उसमें दिया हुआ है सिंपली सपोर्टेड कंटिन्यूअस के केस में दोनों में वैल्यूज दी हुई है 35, 40, सिंपली सपोर्टेड में 35, इस केस में 40। अब देखो इस पे कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, ये नॉर्मल वे में तो जैसे तुमने ऑलरेडी देखा हुआ था वहां पे क्या कहते हैं, नॉर्मल केस में जो हम लोग करते थे, जो स्पैन बाय डेप्थ रेशियो के बेसिस पे L by D वाला चेकिंग करते थे, सेम चेकिंग होगा यहाँ पे। बट यहां पे हम लोग ये कह देते हैं कि अगर हमारे पास एक स्पेशल कंडीशन है कि अगर स्लैब तुम्हारे पास सिंपली सपोर्टेड हो, इस केस में स्पैन जो शॉर्टर स्पैन है 3.5 मीटर से ज्यादा ना हो और लोडिंग जो है तुम्हारे पास 3 किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर से ज्यादा ना हो, ऐसे केस में वो L by D रेशियो वाला चेकिंग हम छोड़ सकते हैं। कंडीशन, 2-3 कंडीशन तो फिर से बोलता हूं। एक तो मैंने कहा कि हमारे पास टू वे हो, शॉर्टर स्पैन अप टू 3.5 मीटर हो और माइल्ड स्टील रिइंफोर्समेंट हो और लोडिंग 3 किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर से कम हो।
ऐसे केस में जो हम लोग टेबल से निकालते थे ग्राफ से, वो तरीका नहीं करेंगे। डायरेक्टली अगर सिंपली सपोर्टेड कंडीशन है, स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ रेशियो अगर 35 से तुम्हारा कम है तो समझेंगे कि डिफ्लेक्शन लिमिट सेटिस्फाई हो गया, और अगर कंटिन्यूअस है तो स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ रेशियो 40 से कम है तो सेटिस्फाइड। डायरेक्टली यहीं से करेंगे। उसमें बाकी जो काम करते थे K1 सब निकालते थे, दैट इज नॉट सपोज टू बी डन इन दिस केस। लॉजिक क्लियर टू एवरीबॉडी? सो आई जस्ट रिपीट द स्टेटमेंट। फॉर टू-वे स्लैब ऑफ शॉर्टर स्पैन अप टू 3.5 मीटर, उसको अंडरलाइन करना, 3.5 मीटर पहला कंट्रोलिंग क्राइटेरिया हो गया। विथ माइल्ड स्टील इन्फोर्समेंट सेकंड क्राइटेरिया हो गया। Span by overall depth ratio given below may generally be assumed to satisfy vertical deflection limit for loading up to 3 kilonewton per square meter। ठीक है, ये कंडीशन है। फिर एक मिनट, फॉर हाई स्टैंड डिफॉर्म बार्स, फॉर हाई स्टैंड डिफॉर्म बार्स, फॉर हाई स्टैंड डिफॉर्म बार्स FE 415, FE 415, the value given above, the value given above may be multiplied by 0.8, value given above may be multiplied by 0.8। ठीक है, मतलब अगर सिंपली सपोर्टेड है तो 35 इंटू 0.8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कितना हो गया, मतलब 28, और ये इसमें 32 हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू इन दिस केस। इस तरह से हमारे पास डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो। ये हमने सिंपली सपोर्टेड स्लैब की बात की। प्रोसीजर मैंने बता दिया इसके केस में। केवल अगर क्वेश्चन कल को आ गया, क्या दे सकता है, तुम्हें जरूरत किस चीज की पड़ेगी इसमें, जो तुम्हें पता नहीं होगा, केवल मोमेंट कोफिशिएंट्स की। अगर अल्फा एक्स और अल्फा वाई दे दे और कहे कि टू-वे स्लैब डिजाइन करो, यू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर दैट यू हैव टू फॉलो नाउ। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? सो दैट इज द पॉइंट। अगला लिखना है इस केस में हेडिंग में restrained two-way slab, restrained two-way slab। एक चीज याद रखेंगे कि टू-वे स्लैब कंडीशंस में, टू-वे स्लैब कंडीशंस में या स्लैब में मैंने क्या कहा था, डिफ्लेक्शन गवर्निंग क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो स्लैब के केस में डिफ्लेक्शन गवर्निंग क्राइटेरिया होता है, और हम लोग डेप्थ जब निकालते थे तो निकाल लेते थे लगभग K1 की वैल्यू टू स्टार्ट विथ कितना मान के, 1.2 के अराउंड मान करके। इस वाले केस में अगर टू-वे का डिजाइन करना होगा तो उसमें भी डेप्थ से स्टार्ट कर सकते हो, बट उसमें डेप्थ जो है वो थोड़ा कम लगता है टू-वे स्लैब में, और उसमें K1 की वैल्यू लगभग तुम 1.5 तक जा सकते हो। स्टार्ट करने के लिए लगभग 1.5 तक का K1 मान के हम काम कर सकते हैं। इस जगह कहीं पे नोट में डाल देना। और ये मेनली देखो, ध्यान रखो, मेनली जो 1.5 हाइयर वैल्यूज लेंगे K1 का हाइयर वैल्यू लेने से डिफ्लेक्शन कम आएगा। तो उस केस में हमारे पास क्या होता है बेसिकली कि K1 का हाइयर वैल्यू लेंगे तो हमारे पास डिफ्लेक्शन कम होता है, डेप्थ रिक्वायरमेंट भी उसमें कम हो जाता है। तो जब हमारे पास रिस्ट्रेनिंग होगी स्लैब की, मान लो कॉर्नर्स पे कंटिन्यूअस कंडीशन है, तो उसमें कम डेप्थ चाहिए होगा, या सिंपली सपोर्टेड है उसमें कम डेप्थ चाहिए होगा। सपोज करो हमारे पास स्लैब कंटिन्यूअस है, इधर भी उधर भी, तो कॉर्नर्स पे नेगेटिव मोमेंट होता है। वो नेगेटिव मोमेंट डिफ्लेक्शन को कम करते हैं क्या? वो नेगेटिव मोमेंट हमें डिफ्लेक्शन को कम करते हैं। तो डिफ्लेक्शन अगर कम करेंगे तो हमारे पास मतलब परमिसिबल लिमिट डिफ्लेक्शन का तुम्हारे पास ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में डिफ्लेक्शन होगा क्या? कम। तो मैं डेप्थ को क्या कर सकता हूं? रिड्यूस कर सकता हूं। तो फिर उस केस में तुम हायर फैक्टर 1.5 का ले सकते हो। ठीक है, तो कहीं पे नोट में एक जगह पे पॉइंट डाल देना दैट इन द केस ऑफ टू-वे स्लैब्स, in the case of two-way slabs, in the case of two-way slabs, to start with the value of K1 used for depth determination,
may be taken as 1.5, may be taken as 1.5. ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, NX 3.5 से ज्यादा होगा तब जाके नहीं, उसके साथ माइल्ड स्टील इन्फोर्समेंट भी तो कंडीशन है। ठीक है, अगर 415 है तो ये लिमिट कम कर देंगे, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3.5 से ज्यादा होगा और लोडिंग इंटेंसिटी का भी पॉइंट है कि वो 3 किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर से तुम्हारा कम होना चाहिए। अगर वो करोगे तो फिर डायरेक्टली इसी से डिफ्लेक्शन चेक कर लोगे, फिर वो K1 K2 वाला फॉर्मूला लेने की जरूरत नहीं है। मतलब इसमें अप्रोक्सीमेटली देखो तो L बाय कितना जा रहा है तुम्हारा, सिंपली सपोर्टेड लो तो समझो 28 आ रहा था, कितना रहा था, 28 आ रहा था। बेसिक L बाय डी हमने कितना लिया था, सिंपली सपोर्टेड में कितना लिया था, 20 लिया था। 20 को कितने से मल्टीप्लाई करें 28 हो जाए, 1.4। लॉजिकल टू एवरीबॉडी मैंने कितना कहा, के ले लो, K1 1.5। लॉजिकल टू एवरीबॉडी इस केस में जाओगे तो कंटिन्यूअस के केस में ऑलमोस्ट, अगर 415 ग्रेड लेंगे मान लो तो ये हो गया 32, तो लगभग 1.6 तक चला गया, वो 32 हो गया। तो 20 इंटू व्हाट इज 32, 1.6, तो वही रेंज लगभग रहता है हमारे पास, 1.5 के अराउंड हम ले लेते हैं वैल्यू K1 की, और उसके बेसिस पे डेप्थ कैलकुलेशन कर लिया करता है। लॉजिक क्लियर? हाँ, ये इस केस में उन्होंने कोड में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम इसको मानेंगे, लोडिंग क्लास दिया हुआ है, इसका मतलब हम मोस्टली लाइव लोड कंडीशंस मानेंगे। ठीक है, इस कोड में जो स्टेटमेंट दिया है इसमें कहता है फॉर डिफ्लेक्शन लिमिट फॉर लोडिंग क्लास अप टू 3 किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो उसका मतलब जब ये स्पेसिफाई करता है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास लाइव लोड होना चाहिए, बट कोड में ऐसा कुछ लिखा नहीं कि लाइव लोड या डेड लोड, सेफ किस में रहेंगे हम टोटल लोड ले लें। अगर टोटल लोड लेकर देख लेंगे और उसके बेसिस पे करेंगे तो हम सेफ रहेंगे, तो हम टोटल के मुताबिक कैलकुलेट करेंगे। हमेशा याद रखें जब कभी भी हमारे पास कोई स्टेटमेंट क्लियर ना हो, गो ऑन द पॉजिटिव साइड, ठीक है, बी ऑन द सेफर साइड, सो दैट वे। एक्चुअल में इसमें लोडिंग क्लास लिखा है कोड में, तो लोडिंग क्लास का मतलब हो गया फिर वो लाइव लोड क्राइटेरिया को डील करता होगा। ठीक है, बट इफ इट इज नॉट स्पेसिफिकली रिटन आई कैन अडॉप्ट इट टू बी डेड लोड प्लस लाइव। ठीक है, अच्छा, अगला है रिस्ट्रेन्ड टू वे स्लैब। लिखना, when the corners of slab are prevented from lifting, when the corners of slab are prevented from lifting, कैसे प्रिवेंट हो सकता है? जैसे मैंने कहा था, बीम पे अटैच्ड हो स्लैब और कंटिन्यूअस केस हो सकता है, लिफ्टिंग प्रिवेंटेड है उस केस में, तो उसके लिए ये क्राइटेरिया है। When the corners of slab are prevented from lifting, the slab may be designed as restrained slab. Restrained slab. In this case, negative moments will develop on the top face. Negative moments will develop on the top face. Negative moments will develop on the top face, and since corners are prevented from lifting up, we need to make provision for torsional reinforcement
we need to make provision for torsional reinforcement at coordinates. Torsional reinforcement at coordinates. ठीक है, लिखना in this case. In this case, the bending moment per unit width. In this case, the bending moment per unit width. Bending moment per unit width in the slab is given as, फिर यही लिख देना, यही वाला फॉर्मूला, mx is equal to alpha x w lx square alpha y w lx square. ठीक है, बाकी इसमें पता ही है lx क्या है, ly क्या है, lx क्या हुआ शॉर्टर स्पैन, ly क्या हुआ लॉन्गर स्पैन. lx और ly जो है तुम्हारे पास कोड में टेबल में दिया हुआ है, ये अपेंडिक्स डी पे हमारे पास टेबल है पेज नंबर 91 पे, उस पे तुम्हारे पास कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं अल्फा एक्स और अल्फा वाई की. सो उससे बेसिस पे हम लोग अडॉप्ट करेंगे. यहां पे लिखना अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई विल डिपेंड अपॉन alpha x and alpha y will depend upon alpha x and alpha y will depend upon the arrangement of slab, the arrangement of slab, the arrangement of slab and ly by lx value, arrangement of slab and ly by lx values. Full stop. फिर लिखना there are 9 different arrangements, there are 9 different arrangements, 9 different arrangements shown, 9 different arrangements shown, 9 different arrangements shown. अब जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये केस है, नौ अलग अलग तरह के अरेंजमेंट है. मान लेते हैं ये सारा हमारे पास 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर है, ये 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर है, ऐसा हमारे पास केस है. ओके, तो नौ अरेंजमेंट कौन कौन से हैं उनका नाम लिखना. सबसे पहला लिखना इंटीरियर पैनल, 1 2 3 करके लिखना. 1 में इंटीरियर पैनल, इंटीरियर पैनल हो गया, जैसे कोई ये पैनल हुआ, दैट इज कॉल्ड इंटीरियर पैनल, दैट इज योर इंटीरियर पैनल. सेकंड कोड में दिया है वन शॉट एज कंटिन्यूअस, वन शॉट एज कंटिन्यूअस, वन शॉट एज कंटिन्यूअस, वन शॉट एज कंटिन्यूअस. कोई एक शॉर्टेज तुम्हारे पास कंटिन्यूअस हो. जब इस केस में देखोगे कि हमारे पास यहां पे ये शॉर्टेज है, ठीक है, और इस साइड में शॉर्टेज क्या है तुम्हारे पास, ये कंटिन्यूअस है, तो वन शॉर्टेज कंटिन्यूअस हो गया हमारे पास. हो सकता है कि तीनों साइड में, मैं ऐसा रिंग इसमें नहीं दिख रहा है, कि जैसे एक हो गया कि तुम्हारे पास इधर 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 चारों तरफ कंटिन्यूअस हो जाए. ठीक है, एक अरेंजमेंट ये हो सकता है कि मान लो कि हमारे पास ये है, इस डायरेक्शन में कंटिन्यूअस है, बाकी तुम्हारे पास सिंपली सपोर्टेड हो. ठीक है ना, तो ये अगर मान लो 5 मीटर है, मान लो ये 4 मीटर है, तो ये हो गया, ये इस साइड में कंटिन्यूअस को मैं ऐसे दिखा रहा हूं. ठीक है, वन शॉर्टेज क्या हुआ, वो कंटिन्यूअस. थर्ड हो गया वन लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस, या वन लॉन्ग एज कंटिन्यूअस पहले कर लो.
वन लॉन्ग एज कंटिन्यूअस का मतलब हो गया तुम्हारे पास ये अरेंजमेंट है। अब इस केस में इधर हमारे पास कंटिन्यूअस हो और इस साइड में एसएस हो, एसएस हो, एसएस हो, तो इसको हम लोग कहेंगे थर्ड। मान लो वन लॉन्ग एज कंटिन्यूअस, ठीक है। उसके बाद अगला होगा टू एडजेसेंट एज डिसकंटिन्यूअस। टू एडजेसेंट एज डिसकंटिन्यूअस का मतलब ऐसा हो, मान लो अब इस डायरेक्शन में कंटिन्यूअस हो, इस डायरेक्शन में कंटिन्यूअस हो, जैसे कॉर्नर वाला हो सकता है, ठीक है। ये तुम्हारे पास हो सकता है ये वाला और ये वाला, इधर कंटिन्यूअस हो रहा है, इधर कंटिन्यूअस हो रहा है, तो इस साइड में ये हमारे पास होगा फोर्थ कंडीशन मान, ठीक है। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे कंडीशंस है, नाम केवल लिख लो। टू एडजेसेंट एज डिसकंटिन्यूअस, फिर कहता है टू शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूअस। टू शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूअस का मतलब हो गया कि कोई चीज तुम्हारे पास मान लो इधर इधर कंटिन्यूअस हो, इधर कंटिन्यूअस हो, ठीक है, और ये दो शॉर्टेज है हमारे पास, वो क्या हो जाए डिसकंटिन्यूअस। टू शॉर्टेज डिसकंटिन्यूअस, टू लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस। टू लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस का मतलब कंटिन्यूटी फिर इस डायरेक्शन में हो जाए, मान लो ऐसा ऐसा। टू लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस, टू लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस। उसके बाद फिर लगेगा वन लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस, वन लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस, वन लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस। वन लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस का मतलब हुआ जैसे मान लो ये वाला स्लैब हुआ, ये लॉन्ग एज हो गया डिसकंटिन्यूअस और बाकी तीनों क्या हो गया कंटिन्यूअस, तो वन लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस, इधर इधर इधर, ठीक है। वन लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस। उसके बाद सात हो गया, सात ही तो हुआ है, आठ कहां से हो गया, आठ हो गया, सात। अच्छा अगला लिखो, ऑल फोर इज डिसकंटिन्यूअस, ऑल फोर इज डिसकंटिन्यूअस, ऑल फोर इज डिसकंटिन्यूअस। ऑल फोर इज डिसकंटिन्यूअस। चारों एज पे तुम्हारे पास सिंपली सपोर्टेड जैसा कंडीशन, जैसे तुम मान लो स्लैब जो है बीम के ऊपर रेस्ट करवा दिया, पिछली बार क्या किया था हमने, स्लैब को वॉल पे रेस्ट करवा दिया था। अभी चारों एज तुम्हारे पास जो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ये हो गया, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, ठीक है। एक और बच गया, वन शॉर्टेज कंटिन्यूअस, क्या वो लिख दिया क्या, वन शॉर्टेज, वन शॉर्टेज कंटिन्यूअस लिखा है, ये लिखा था वन शॉर्टेज कंटिन्यूअस इस केस में। अब जैसे इसमें क्या क्या कंडीशन बच गया देख लो, वन शॉर्टेज डिसकंटिन्यूअस, अगला लिख दो, ये वाला केस होगा, ये वाला वन शॉर्टेज डिसकंटिन्यूअस लिख दिया, वन शॉर्टेज डिसकंटिन्यूअस। वन शॉर्टेज डिसकंटिन्यूअस लिख दिया। हमारे पास वन शॉर्टेज कंटिन्यूअस लिखा था,
हमारे पास वन शॉर्टेज कंटिन्यूअस लिखा था हमने, ये वाला केस, ठीक है। और हमारा है वन शॉर्टेज डिसकंटिन्यूअस, वन शॉर्टेज डिसकंटिन्यूअस मतलब ये वाला केस आ जाएगा। ये लगभग 9 अरेंजमेंट होते हैं टोटल। अब इन 9 अरेंजमेंट में मैंने बोला था अरेंजमेंट कैसा है, उसका Ly बाई Lx वैल्यू क्या है, उसके ऊपर अल्फा x और अल्फा y की वैल्यू दी रहेगी, उससे हम वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। साथ ही साथ ध्यान रखो ये जो अल्फा x और अल्फा y दिया रहेगा ये पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव मोमेंट दोनों के लिए दिया रहेगा, क्योंकि एक तो तुम्हें स्पैन पे मोमेंट चाहिए और जहां पे कंटिन्यूअस है वहां पे नेगेटिव मोमेंट आएगा क्या, जहां पे कंटिन्यूअस है वहां पे नेगेटिव मोमेंट भी आएगा, तो उस नेगेटिव मोमेंट के लिए भी डिजाइनिंग करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। सो यहां पे लिखना we have the moment coefficient values given, we have the moment coefficient values given, we have the moment coefficient values given both for positive moment and negative moment, both for positive moment and negative moment, ठीक है। And accordingly reinforcement will be provided, and accordingly reinforcement will be provided, ठीक है। उसके बाद लिखना स्लैब्स आर, ये जो तुमने मोमेंट कोफिशिएंट्स लिए ये जनरली हम लोग मिड स्पैन के लिए लिया करते हैं, ठीक है। दीज मोमेंट कोफिशिएंट्स आर, जो पॉजिटिव वाला है दैट इज प्रोवाइडेड फॉर मिड स्पैन मोमेंट, और यहां पे जो तुम्हारे पास है नेगेटिव मोमेंट के लिए ऊपर डालेंगे क्या, नेगेटिव मोमेंट वाला, पॉजिटिव मोमेंट वाला किधर डालेंगे, नीचे डालेंगे। अब नीचे भी डालेंगे तो वहां पे फिर हम स्लैब को क्या करते हैं कि जैसे हमने कहा था उस केस में फुटिंग वाले स्लैब में हमने कहा था कि मिडिल स्ट्रिप और एज स्ट्रिप में बांट दिया करते थे हम लोग, रेक्टेंगुलर वाले केस में मिडिल स्ट्रिप और एज स्ट्रिप में बांट दिया करते थे, और इन्फोर्समेंट मिडिल स्ट्रिप के लिए अलग लेते थे और एज स्ट्रिप के लिए अलग लेते थे। वही काम हम लोग यहां भी किया करेंगे, ठीक है। हम स्लैब को मिडिल स्ट्रिप और एज स्ट्रिप में बांट देंगे, और मिडिल स्ट्रिप के लिए जो रिकमेंडेशन जो मोमेंट्स आ रहे हैं वो मिडिल स्ट्रिप में प्रोवाइड किए जाएंगे, और एज स्ट्रिप में तुम्हारे पास मिनिमम डाल सकते हैं। तो जैसे अगर मैं यहां पे देखूं, एक चीज स्टेटमेंट में लिखना slab is considered as divided, slab is considered as divided, slab is considered divided in each direction into the middle strip and the edge strip, middle strip and the edge strip, middle strip and the edge strip। कैसे देखो, ये हमारे पास मान लो कोई स्लैब काट लिया, ये तुम्हारे पास Ly है, ये Lx है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लगभग इधर और इधर इस डायरेक्शन में 3/4 ऑफ Ly को मिडिल स्ट्रिप लेंगे, ये हो जाएगा मिडिल स्ट्रिप, और बाकी जो बचा Ly/8 और इस साइड में Ly/8, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एज स्ट्रिप कह देंगे, ये भी हमारे पास एज स्ट्रिप कह देंगे। ये तो हो गया एक Ly वाले डायरेक्शन में। वही काम हम लोग करेंगे इसमें Lx वाले डायरेक्शन में भी। यहां पे ये बांटेंगे, मान लो ये डिस्टेंस हम लेंगे 3/4 Lx, और ये हम लेंगे Lx/8, और ये वाला पार्ट लेंगे हम लोग अगेन Lx/8। ये हो गया तुम्हारे पास मिडिल स्ट्रिप, और ये वाला हो गया तुम्हारे पास एज स्ट्रिप, ठीक है।
मिडिल स्ट्रिप और एज स्ट्रिप। और मैंने कहा जो मोमेंट कॉफिशिएंट्स पॉजिटिव वाले लिए तुमने, वो पॉजिटिव मोमेंट कॉफिशिएंट्स के लिए जो रिइंफोर्समेंट डलेगा वो मिडिल स्ट्रिप में डलेगा, और एज स्ट्रिप में हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमम रिइंफोर्समेंट डाल सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे लिख देना the moments calculated using positive moment coefficients, moments calculated for positive moment coefficients, moment calculated for positive moment coefficients, moment calculated for positive moment coefficients shall be moment calculated for positive moment coefficients shall be applicable to the middle strip, shall be applicable to the middle strip, shall be applicable to the middle strip, and in the edge strip, and in the edge strip minimum reinforcement, in the edge strip minimum reinforcement can be provided, in the edge strip minimum reinforcement can be provided, minimum reinforcement can be provided। ठीक है, नेक्स्ट फिर डिटेलिंग के लिए, टिपिकल डिटेलिंग के लिए कंडीशन है, और नेगेटिव मोमेंट के लिए तो तुम किधर डाल दोगे, ऊपर इन्फोर्समेंट डाल दोगे क्या, नेगेटिव के लिए ऊपर डाल देना। अच्छा, कुछ जो टिपिकल डिटेलिंग है उसके लिए इस तरह से ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। कहता है पहला स्टेटमेंट, द टेंसाइल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड एट मिड स्पैन इन द मिडिल स्ट्रिप शैल एक्सटेंड इनटू द लोअर पार्ट ऑफ द स्लैब टू विदिन 0.25 L ऑफ डिसकंटिन्यूअस एज और 0.15 L ऑफ डिसकंटिन्यूअस एज। जैसे हम लोगों ने कहा था कि पिछली बार जब हम लोग रिइंफोर्समेंट ऐसे लेते थे, ये मान लो ऐसा केस है, ये सपोर्ट रीजन गया, अभी हमारे पास आगे इस साइड में हम लोग डालते थे, तो इस साइड में हो गया एक कंटिन्यूअस, और मान लेते हैं इस केस में हम लोग मानते हैं डिसकंटिन्यूअस, और ये हो गया तुम्हारे पास यहां पे कंटिन्यूअस। अब जो रिइंफोर्समेंट डलेगा यहां पे ऐसे, इसमें ये रिइंफोर्समेंट्स, पहला स्टेटमेंट क्या कहा कोड ने, टेंशन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड एट मिड स्पैन इन द मिडिल स्ट्रिप shall extend into the lower part of the slab to within 0.25 L of a continuous edge or 0.15 L of a discontinuous edge। ठीक है, यहां से हम लोग पिछले जो मैंने टिपिकल पहले डिटेलिंग दिया था वो यही दिया था क्या, दिस वाज 0.15 L, और यहां से ये कितना 0.25 L तक। ठीक है, तो लगभग वही डिटेलिंग हम इसमें अडॉप्ट करते हैं। फिर अगला कहता है ओवर द कंटिन्यूअस एज ऑफ मिडिल स्ट्रिप द टेंशन रिइंफोर्समेंट ओवर, ये तो पहला हो गया, पहला स्टेटमेंट मैंने क्या कहा, द टेंशन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड एट मिड स्पैन इन द मिडिल स्ट्रिप, जैसे यहां पे वो कहां तक जाएगा, ठीक है, shall extend in the lower part of the slab, lower part का मतलब उसी फेस पे, to within 0.25 L, to within 0.25 L, कहां तक, ये फिगर के मुताबिक देख लो। और ऊपर वाले जो हम लोग ने डाला था इसके लिए कुछ डालते थे हम लोग, क्राइटेरिया होता था, कितना डालते थे, यहां पे भी हम लोग कुछ रिइंफोर्समेंट डाल देते थे। अब जैसे ये कहते थे कि AST है तो ये कितना ले लेते थे, 0.5 AST लेते थे, और यहां पे ये क्या लेते थे 0.5 AST ले लेते थे, और मैंने कहा था यहां पे ये AST1 लेते थे, राइट, और 0.3 L तक लेके जाते थे क्या,
यहां से हम लोग 0.3L तक लेके जाएंगे। तो इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट को लेके जा सकता हूं 0.3L तक। कुछ चाहो तो मैंने कहा था 0.15L तक काट लो क्या, तो कुछ लोग हम लोग 0.15L तक काट सकते हैं। फेस से सपोर्ट से डालें तो बेटर है, ठीक है। जैसे हमने पहले दिखाया तुम्हें कहां से, फेस ऑफ सपोर्ट से आगे बढ़ा रहे थे, ठीक है। हम चाहे तो बेटर और सेफर साइड में रहने के लिए इसको फेस ऑफ सपोर्ट से भी आगे डाल सकते हैं। तो सेम क्राइटेरिया जो था हमारे पास, वो पहले जो डिस्क्राइब किया था, वही रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग हम अडॉप्ट करेंगे इस केस में। ठीक है। सेफर साइड के लिए हम लोग किधर दिखा सकते हैं, इधर से ही दिखा दो, बेटर है। क्योंकि मैंने कहा था कि मैं लूंगा इससे सपोर्ट से इतना, तो फिर सब सपोर्ट से ले लेते हैं। और ये भाई 0.15L, और ये AST1, तो ये कितना 0.5 AST1। सेम लॉजिक पे हम लोग रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग दिखा सकते हैं। ये वाला जो हम लोग रिइंफोर्समेंट डालते थे ऊपर, इसको कितना लगाते थे, यहां से 0.1L तक लगाते थे। सेम डिटेलिंग वी विल अडॉप्ट इन दिस केस। अच्छा, ये स्टेटमेंट लिख दिया कि हमारे पास एज स्ट्रिप में क्या प्रोवाइड करेंगे, ये लिखा है, नहीं लिखा तो एक पॉइंट लिखना है कि जो हमने मोमेंट्स कोफिशिएंट डिफाइन किए, उससे जो पॉजिटिव मोमेंट आएंगे वो अप्लाई होंगे किसमें, मिडिल स्ट्रिप में, एंड एट एज स्ट्रिप में मिनिमम रिइंफोर्समेंट विल बी प्रोवाइडेड। मिनिमम रिइंफोर्समेंट हम कितना प्रोवाइड करते हैं स्लैब में, 0.12% और 0.15% एज द केस में भी। 415 ग्रेड के लिए हम लोग 0.12, अदरवाइज 0.15, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारे पास टॉर्सनल रिइंफोर्समेंट। लिखना, टॉर्सनल रिइंफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड, torsional reinforcement shall be provided, torsional reinforcement shall be provided at any corner, torsional reinforcement shall be provided at any corner where the slab is, where slab is simply supported on both edges, where slab is simply supported on both edges, meeting at that corner. Torsional reinforcement shall be provided at any corner where slab is simply supported on both edges, meeting at that corner. मतलब दोनों एज पे हमारे पास सिंपली सपोर्टेड है या कॉर्नर पे, तो वहां पे हम लोग कॉर्नर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। ये जो कॉर्नर रिइंफोर्समेंट, जैसे यहां पे इधर और इधर, इधर भी सिंपली सपोर्टेड, इधर भी सिंपली सपोर्टेड है, तो यहां पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास मान लो ऐसा केस होगा, यहां पे हम लोग इस तरह का ऐसे प्रोवाइड करते हैं रिइंफोर्समेंट, ठीक है। ये सिंपली सपोर्टेड, ये सिंपली सपोर्टेड, हाँ सिंपली सपोर्टेड है, लेकिन कॉर्नर इज प्रिवेंटेड फ्रॉम लिफ्टिंग, तभी तुम्हें टॉर्सनल रिइंफोर्समेंट देने की जरूरत है। ये जो टॉर्सनल रिइंफोर्समेंट डालते हैं 4 लेयर में डालते हैं। 4 लेयर मतलब टॉप में ऐसा ऐसा, बॉटम में भी ऐसा ऐसा, 4 लेयर समझ आ गया। जैसे मैं अगर थिकनेस दिखाऊंगा यहां पे, तो हमारे पास ऐसा हो सकता है, एक ऐसे ऐसे
फिर यहां पे भी ऐसे ऐसे 4 लेयर में, ठीक है। सो इस कॉर्नर पे हमारे पास यहां सिंपली सपोर्टेड कंडीशंस हो दोनों साइड में, और कॉर्नर इज प्रिवेंटेड फ्रॉम लिफ्टिंग अप, यू रिक्वायर फॉर टॉर्सनल रिइंफोर्समेंट। सो मैंने कहा टॉर्सनल रिइंफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड एट एनी कॉर्नर वेयर स्लैब इज सिंपली सपोर्टेड on both edges meeting at that corner. Full stop. It shall consist of top and bottom reinforcement. It shall consist of top and bottom reinforcement. Top and bottom reinforcement. ठीक है। इसको फिगर दिखाने से ही अच्छा है, लैंग्वेज में थोड़ा ये हो जाएगा। ये जो रिइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करेंगे कितना करेंगे, लगभग ये डालेंगे 0.75 AST, ठीक है, हर एक लेयर में, हर एक लेयर में ये 0.75 AST। और कम से कम कितनी डिस्टेंस तक जाएंगे, यहां से अगर देना शुरू करेंगे तो ये 0.2L तक जाएंगे, ठीक है। स्टेटमेंट में एक बार पढ़ देता हूं, देखना। इट शैल कंसिस्ट ऑफ टॉप एंड बॉटम रिइंफोर्समेंट ईच विथ लेयर्स ऑफ बार्स प्लेस्ड पैरेलल टू द साइड्स ऑफ स्लैब। पैरेलल टू द साइड्स ऑफ स्लैब मतलब ये साइड, ये साइड, प्लेस्ड पैरेलल टू द साइड्स ऑफ स्लैब्स एंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम द एज। एज का मतलब होता है फेस ऑफ सपोर्ट। कहां से आगे बढ़ेगा, यहां जो सपोर्ट होगा उसके फेस से आगे, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द एज ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द एज टू अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 1/5 ऑफ द शॉर्टर स्पैन, ठीक है। मतलब ये 0.2 LX, 1/5 ऑफ शॉर्टर स्पैन इधर भी, और इस साइड में भी हमारे पास 0.2 LX। फ्रॉम कहां से, फ्रॉम फेस ऑफ सपोर्ट तक ऐसे डालेंगे। और डालेंगे कितना, द एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट इन ईच ऑफ दीज 4 लेयर्स शैल बी 3/4 ऑफ द एरिया रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम मिड स्पैन मोमेंट इन द स्लैब, ठीक है। अब यहां पे जो एरिया डाला 0.75 AST, और AST क्या चीज है, मैक्सिमम स्टील रिक्वायर्ड फॉर मिड स्पैन मोमेंट, मैक्सिमम स्टील रिक्वायर्ड फॉर मिड स्पैन मोमेंट। अब इसी के ऊपर तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम लोग जब दोनों एज तुम्हारे पास, जहां कॉर्नर, जहां पे दोनों एज डिसकंटिन्यूअस है, वहां पे अगर कॉर्नर हेल्ड डाउन है तो हम लोग टॉर्सनल रिइंफोर्समेंट कितना देंगे। टॉर्सनल रिइंफोर्समेंट हम 4 लेयर में देंगे। हर एक लेयर में रिइंफोर्समेंट 0.75 AST होगा। AST मैक्सिमम मिड स्पैन मोमेंट के लिए स्टील है, और वो फेस ऑफ सपोर्ट से दोनों डायरेक्शन में 0.2 LX तक एक्सटेंड करेगा, where LX is the shorter span। समझ में आ गया सबको एक पॉइंट। दैट इज द कॉर्नर रिइंफोर्समेंट, और ये 4 लेयर में डलेगा, ठीक है। हाँ, बॉटम ये वाला मेन बार्स के ही ऊपर रहेगा, मेन बार्स के अलावे है ये। कॉर्नर्स पे तो 50% बार ऐसे भी काट देते हो ना, तो वहां के उसके उसी पॉइंट पे जहां ऐसे बाल बिछा हुआ, उसके अलावे ये है हमारे पास, ठीक है। ये हो गया केस जब तुम्हारे पास दोनों एज तुम्हारे पास डिसकंटिन्यूअस हो जाए, ठीक है। अगला पॉइंट लिखना, टॉर्सनल रिइंफोर्समेंट इक्वल टू हाफ ऑफ दैट शोन अबव। टॉर्सनल रिइंफोर्समेंट इक्वल टू हाफ ऑफ दैट शोन अबव। टॉर्सनल रिइंफोर्समेंट half of that shown above. Torsional reinforcement half of that shown above, half of that shown above shall be provided
at corner shall be provided by corner contained by edges over only one of which the slab is discontinuous. अब इसका मतलब क्या है समझो यहां पे कि अगर मेरे पास ये अरेंजमेंट हो, ऐसा, यहां पर जो रिइंफोर्समेंट डलेगा वो ये वाला डलेगा, ठीक है, वहां पे ये डलेगा, और यहां पे जो डलेगा वो इसका आधा, ठीक है। सो यहां पे जो डलेगा हाफ ऑफ अबव, ठीक है, हाफ ऑफ अबव। अगर मुझे यहां पे डालना है तो हाफ ऑफ अबव। हाफ ऑफ अबव का मतलब हुआ ये सब कुछ 0.12x सब कुछ सेम रहेगा, खाली ये 0.75 AST by 2 हो जाएगा, 0.75 AST by 2 हो जाएगा। यहां पे जो रिइंफोर्समेंट डालोगे इसमें दिखाएंगे, तो ये जो हमारे पास एज होगा यहां पे, यहां रिइंफोर्समेंट ऐसे डलेगा और ये हो जाएगा 0.75 AST by 2 in each of 4 layers। everybody 0.75 AST by एक्सटेंड कितना करेगा ये फेस से 0.12x, इधर भी 0.12x, ठीक है। ऐसे केस में ये वाले में तो पहले डायरेक्टली ये वाला आ जाएगा पूरा, और इस केस में ऊपर का आधा, इस केस में भी ऊपर आधा, हाफ ऑफ द अबव का मतलब ये हो गया। अग्रीड। और अगर मान लो तुम्हारे पास इस साइड में देखते हैं, यहां पे इस पॉइंट पे, तो इधर भी कंटिन्यूअस, इधर भी कंटिन्यूअस, तो यहां पे नो टॉर्शन रिइंफोर्समेंट, नो टॉर्शन रिइंफोर्समेंट। इसमें जहां पे दोनों एज पे कंटिन्यूअस है वह ठीक है। हाँ, मैंने ये कहा कि हमें कॉर्नर्स पे जनरली टॉर्सनल रिइंफोर्समेंट देने की जरूरत होती है। अब मैंने एक बनाया ये फिगर, ये तुम्हारे पास इधर डिसकंटिन्यूअस है, इधर डिसकंटिन्यूअस है। इस कॉर्नर पे जो रिइंफोर्समेंट डलेगा वो डलेगा ऐसे, ऐसे का मतलब जितना मिड स्पैन पर जो मैक्सिमम मोमेंट लग रहा है उसके लिए जितना स्टील चाहिए उसका 75%, और 4 लेयर में, ऊपर 1 2 3 4 लेयर में डलेगा। कितनी लंबाई तक डलेगा? शॉर्टर स्पैन का 0.2 लेंथ तक फेस ऑफ सपोर्ट से दोनों डायरेक्शन में डलेगा। अगर ये एज लोगे या ये एज लोगे, यहां पे इधर ही केवल डिसकंटिन्यूटी है, तो फिर इस केस में, इन दोनों केस में इस रिइंफोर्समेंट का आधा रिइंफोर्समेंट, आधा रिइंफोर्समेंट मतलब अगर ये 0.75 AST है तो ये 0.75 AST by 2 4 लेयर में ही डलेगा, लेंथ एक्सटेंशन का उतना ही होगा, ठीक है। और इस कॉर्नर पे जिधर की तुम्हें इधर इधर चारों तरफ तुम्हारे पास कंटिन्यूटी दिख रही है, वहां पे कोई कॉर्नर टॉर्सनल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं कर। एवरीबॉडी गॉट इट?
ये है तुम्हारे पास टॉर्सनल रिइंफोर्समेंट का रिकमेंडेशन। बाकी शियर के लिए जो भी डिजाइन इससे पहले हमने किया वो सब सेम हो गया। जैसे शियर हमारे पास इसके लिए डिजाइन करेंगे WULX/2, ठीक है। चाहे तो इसके लिए भी कर सकते हैं, बट बड़े वैल्यूज के लिए कर देंगे। K इंटू टॉसी से चेक कर लेंगे। टॉसी निकालने के लिए परसेंटेज स्टील कौन सा यूज करेंगे? शॉर्टर स्पैन वाला कि लॉन्गर वाला? लॉन्गर वाला, जो कम वाला परसेंटेज स्टील है वो अडॉप्ट करेंगे। शॉर्टर स्पैन लॉन्गर स्पैन दोनों के लिए शियर का एक साथ ही चेक हो जाएगा। टॉवी निकालने के लिए VU/BD करेंगे, जिसमें D किसका लेंगे? छोटा वाला, मतलब लॉन्गर स्पैन वाला ले लेंगे, और उसकी वैल्यू K टॉसी से कम होनी चाहिए। फिर डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया के लिए सेम क्राइटेरिया पहले जैसा। तो इसके आगे बाकी सब कुछ सेम। एवरीबॉडी गॉट द पॉइंट क्लियर? लिखना, check for shear deflection etc. Check for shear deflection etc. Check for shear deflection etc. shall be check for shear deflection etc. shall be the same as discussed for 2A, same as discussed for 2A simply supported slab, same as discussed for 2A simply supported slab resting on किस पे? walls, resting on walls। क्लियर हो गया सबको ये पॉइंट? अब देखो पूरा डिजाइन तो पूछने से रहे, ठीक है। मैथ मोस्ट ये हो सकता है तुम्हें कभी किसी केस में सिंपली सपोर्टेड वाला पूछ ले, या ये भी पूछ सकते हैं खाली तुम्हें चाहिए क्या होगा? मोमेंट कॉफिशिएंट्स चाहिए होंगे। अगर वॉल पे रेस्टेड है तो फिर तुम्हें उस केस में चाहिए तुम्हारे पास मोमेंट कॉफिशिएंट अल्फा एक्स अल्फा वाई, बस बाकी डिजाइन कर लोगे। अगर तुम्हारे पास बीम पे रेस्टेड है और या फिर कंटिन्यूअस वाला केस है तो अरेंजमेंट कैसा है स्लैब का पहले वो देखना पड़ेगा। जैसा अरेंजमेंट है उसके मुताबिक मोमेंट कॉफिशिएंट्स होंगे, और डिपेंडिंग अपॉन LY/LX उनके मुताबिक मोमेंट्स मिल जाएगा, डिजाइन कर लोगे। टिपिकल इन्फोर्समेंट डिटेलिंग अडॉप्ट कर लोगे, बाकी कॉर्नर पे इन्फोर्समेंट डाल दोगे जिसको कहेंगे टॉर्सनल इन्फोर्समेंट। ऑब्जेक्टिव में जैसे पूछते हैं कि अगर कॉर्नर लिफ्ट अप हो जाए तो क्या टॉर्सनल इन्फोर्समेंट डालेंगे? नहीं। अगर टॉर्नर्स हेल्ड डाउन है तो टॉर्सनल इन्फोर्समेंट डालेंगे, लेकिन उस केस में भी कब नहीं डालेंगे? जैसे यहां वाला केस है, दोनों एंड पे हमारा कंटिन्यूअस हो, तब नहीं डालेंगे। लॉजिक क्लियर है सबको? ये है पूरी कहानी 2A स्लैब की, ठीक है। सो दैट इज ऑल। क्या वो जो भी इन्फोर्स कंडीशन है सारा क्यों नहीं डालोगे? यहाँ पे तुम्हारे पास मिनिमम स्पेसिंग तो बहुत कम रिकमेंडेड है ना, तुम तो मैक्सिमम रिकमेंडेड है ना वो। हाँ 25 से बड़ा डाल दो, इतने पे डाल दो डायरेक्टली। टोटल जैसे 1 मीटर का लेते थे, 1 मीटर में 1200 mm स्क्वायर हुआ। इस केस में 1 मीटर में 1200 इंटू 3/4 ईच लेयर में, ईच लेयर यहां देखो हर एक लेयर को दिखाया गया 0.75। स्टार्ट नाउ विथ फ्लूइड मैकेनिक्स। हाँ शांत रहो। स्टार्ट 4 में, हाँ हाँ टोटल इन्फोर्समेंट। शांत रहो। शांत रहो। हाँ स्लैब में, हाँ नहीं तो कॉर्नर्स पे एक्स्ट्रा डालते हैं, वो परसेंटेज चेक नहीं करना है यहाँ पे।
यहाँ पे कॉर्नर्स पे लिमिटेड स्पेस में कम से कम गैप पे हम प्रोवाइड कर देंगे इन्फोर्समेंट्स। कॉर्नर तो डालेंगे ना, तुम्हारे पास कितना स्पेस है, 25 mm का मिनिमम था, अब 25 mm इधर भी डलेगा, 25 mm इधर भी डलेगा। एग्रीगेट तो जल ही सकता है उसमें, थोड़ा बड़ा रखेंगे जिससे कि एग्रीगेट इजीली जा सके। देंगे ना, उसके लिए तो कॉफिशिएंट बताया, नेगेटिव मोमेंट जो कॉर्नर पे आएगा उसके लिए तो अलग से रिइंफोर्समेंट डलेगा ही टॉप पे। जैसे यहां पे ये AST1 जो डला, ये नेगेटिव मोमेंट के लिए डला है। हाँ, ये तो इसका है ना, इसका ये पॉइंट है, ये डिसकंटिन्यूअस है, इस तरह का केस है यहां पे, ठीक है।